बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ मुझे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट थी क्लिनिकल डिस्कस करनी है सेकेंड ईयर एम्ब्रियोलॉजी की। जिस तरह मैंने फ़र्स्ट ईयर के क्लिनिकल डिस्कस किए हैं, थैंक यू कि जिन्होंने भी फ़र्स्ट ईयर में वो क्लिनिकल किए थे उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो वहीं पे ना कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की कि सेकेंड ईयर का मैं सिर्फ उन चंद एक के लिए बना रहा हूँ, मे बी किसी एक की भी हेल्प हो जाए तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। देखिए मेरे पास जितनी भी किताबें पढ़ी हुई थी ना, बड़ी मुश्किल से मिली हैं मुझे अलमारी से, ठीक है, क्योंकि एलएम हो गया, लैंगमैन हो गया, या फिर कोई भी शॉर्ट बुक्स होगी जिस तरह शर्जील वगैरह होगी ना, तो उसको मैंने सबको ना जो एक कंपाइल करके कुछ क्लिनिकल जो है ना वो अलहदा पेज पे मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। अब इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। कोशिश करूँगा कि जो पिक्चर्स मेरे पास हैं ना इन क्लिनिकल से रिलेटेड, कोशिश किया करें वो क्लिनिकल को पिक्चर के ज़रिए मेमोराइज़ करें, तो वो आपको सारी उम्र नहीं भूलेगा। और जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे आप देखेंगे तो फ़ौरन क्लिक कर जाता है बंदा कि हाँ इसको ये सिंड्रोम है, इसको ये डिजीज़ है, ठीक है। तो अभी मैं जल्दी से डिस्कस करूँगा, इजी से बिल्कुल क्लिनिकल ना, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अगर किसी को ना ये किताब अगर देख के कोई परेशानी वगैरह हो रही है तो बिल्कुल सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मैं जो था ना वो किताबें फाड़ फाड़ के पढ़ा करता था ना, देख रहे हैं आप, ठीक है। मतलब ये जो है ना यहाँ पे कुछ फ़र्स्ट ईयर वाली अलहदा रखी मैंने, ये देखो इन सबको मैंने अलहदा कंपाइल किया। ये सेकंड ईयर की जब हमारा जो साल सिलेबस उसको मैंने फाड़ के अलहदा से यूनिट कर लिए, जो जहाँ से पढ़ना है फिर उन सबको एक अलहदा कर लिया मैंने। वो ऑलरेडी मेथड सारे का सारा अपना सेकंड ईयर किस तरह कवर करनी है उसके अंदर डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो अभी बारी बारी हम डिस्कस करें। सबसे पहले मैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम डिस्कस करूँगा। अगर कोई टॉपिक रह जाए तो आप अपने ना करंट सिलेबस जो चल रहा है उसके मुताबिक प्लीज़ कीजिएगा कि जो भी क्लिनिकल रह जाए वो आप बाकी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, या फिर जैसे भी आपको ईजी लगे। जो सबसे पहला हमारे पास क्लिनिकल है ना मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड, एक कॉन्ड्रोप्लेजिया है, ठीक है। अब इसमें जो है ना कॉन्ड्रोसाइट्स, मतलब ए का मतलब है एब्सेंट है कोई चीज़, कॉन्ड्रो का क्या मतलब आ रहा है, कार्टिलेज से कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो रहा है ना, तो वही है कि प्रॉब्लम विद द ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज। ओके हो गया। इन ग्रोथ प्लेट्स ऑफ द लॉन्ग बोन, जितनी भी लॉन्ग बोन है इनके जो ग्रोथ प्लेट के अंदर कार्टिलेज है ना उनके साथ सारी की सारी प्रॉब्लम है, और वो लॉन्ग बोन हो सकती है या फिर वो इवन स्कल भी हो सकती है। ओके हो गया। अब इनके अंदर क्या कहते हैं, जब कार्टिलेज में प्रॉब्लम है तो बोन्स जो है ना वो जल्दी से जल्द फ्यूज़ हो जाएंगी, उनकी फिर ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, और ये आपको ना डॉर्फिज्म यानी बोनापन जो है ना इसकी मेन वजह है, मतलब इसका क्लिनिकल सिस्टम। अगर मैं आपको ये दिखा दूँ, ये इस डायग्राम के अंदर अगर वो बच्चा ये देखे ना, काज बाय जीन म्यूटेशन एसोसिएटेड विद एडवांस पैटर्नल एज हो गया, देखिए इसकी जो है ना वो कार्टिलेज के अंदर सारे के सारे जीन म्यूटेशन की वजह से बोन अफेक्ट हो जाती हैं, वो जल्दी ओसिफाई कर जाती हैं। आप ये डायग्राम एक्सरे के अंदर अगर देखें ना तो इनकी जल्दी फ्यूजन हो रही है बोन की, वही बात कर रहा है कि बोन फ्यूज टू सून, ग्रोथ उनकी स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट है ओस्टियोपेट्रोसिस। ये क्या है, इंक्रीज इन बोन डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ना, तो बोन की जो है ना वो डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू फॉल्टी बोन रिजॉर्प्शन। मतलब कहने का कि जो इसकी जो है ना सारे की सारी रिजॉर्प्शन कि उसकी जो रीअब्जॉर्व करने की कैपेसिटी उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट आ गया। अब इसके अंदर क्या होगा, लेक ऑफ द लार्ज जो है ना वो बोन सेल, जिस तरह ओस्टियोक्लास्ट, जिन्होंने मेन वजह क्या है, ओस्टियो बोन के अंदर कौन कौन से सेल, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोक्लास्ट। ब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, ओस्टियोसाइट मैच्योरेशन, और ओस्टियोक्लास्ट जो होता है ना वो बोन की जो है ना तराश खराश के लिए क्लास्ट जो काम करते हैं। तो ओस्टियोक्लास्ट सेल जो है ना वो उनकी जो है ना वो कमी हुई होती है, इस वजह से जो एडिशनल बोन होती है ना, मतलब कि जो साइड एक तो ओरिजिनल बोन है उसके साथ जो कचरा मचरा होता है वो ख़त्म ही नहीं होता, ओस्टियोक्लास्ट ही नहीं है क्योंकि, तो इसी वजह से जो है ना हमारे पास ये कंडीशन आती है ओस्टियोपेट्रोसिस, बोन जो है ना वो बड़ी बड़ी हो जाती है। अच्छा, इनका दूसरा नाम आपको आना चाहिए, मार्बल बोन भी लिखा हो सकता है, या स्टोन बोन, मतलब पत्थर की तरह की बोन होती है, आयोरिक बोन हो गया, या फिर अच्छा और ओस्टियोसेक्लोरिड फ्रेजाइलस, ये भी एक किसी कंडीशन। एल्बर्स स्कॉर्मन डिजीज़ के अंदर जो है ना ये मोस्टली हमारे पास ओस्टियोपेट्रोसिस देखने में आता है। एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि एल्बर्ट शॉनबर्ग डिजीज़ के अंदर जो है ना मेन उसकी जो क्लिनिकल फीचर है वो क्या है, वो आप बता सकते हैं ओस्टियोपेट्रोसिस। अगर मेरे पास इसकी एल्बर्ट शॉनबर्ग की हो, हाँ ये देखो एक तरह की जो है ना वो बड़ी बड़ी आपको जो है ना वो एक्सरे के अंदर बोन्स नज़र आ रही होंगी, सही है। ये देखो टेढ़ी मेढ़ी सी, और उनकी बोन की जो है ना वो डेंसिटी, लेट मी फोकस इट यार, आज फोकस को क्या पता नहीं, ठीक है। उनकी बोन की जो है ना वो डेंसिटीज़ वो इंतहाई बढ़ी हुई हैं। अब इसके अंदर भी वही मेन वजह है कि इसके अंदर वो ओस्टियोक्लास्ट, ये सेल आपने, क्लास्ट का मतलब यहाँ से याद कर लें कट वाले, क्लास्ट सी से कट, ओके हो गया। तो जो कटिंग वाले सेल है ना वो हमारे पास नहीं है, ईजी हो गया आप ये तो।
नेक्स्ट है क्रेनियोस्टेनोसिस हो गया, मतलब कुछ जो है ना वो इसके नाम में ही आपको काम लगा क्रेनियोस्टीनोसिस, मतलब क्रेनियम बोन का जो है ना वो स्टीनोसिस क्या होता है, तंग होना कुछ का, आप कह लें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्कल, बेसिकली इन शॉर्ट वर्ड्स में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्कल होते हैं। अब जो है ना ब्रेन जो स्कल होता है उसके अंदर वो फोंटेनले होते हैं, एयर स्पेसिस होते हैं, ठीक है, उसके अलावा जो सूचर्स वगैरह होते हैं वो उन्हीं के साथ सारे का सारा मसला आता है। बर्थ डिफेक्ट ऑफ द स्कल हो गया ड्यू टू प्री मेच्योर क्लोजिंग ऑफ द सूचर्स, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा जनरल एनाटॉमी में, वो सूचर्स होते हैं, ठीक है, ब्रेन के ऊपर जो उनको इस तरह कॉन्टैक्ट कर फिर मुख्तलिफ किस्म का डेंटिकुलेट हो गया और इस तरह की चीज़, वो सारे सूचर जो है ना वो जल्दी क्लोज हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर जो फोंटेनले होते हैं वो भी कम होते हैं, वो जल्दी उनकी प्री मेच्योर हो जाती है, जिसकी वजह से स्कल हमारे पास स्मॉल साइज रहता है। कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द स्कल आप सिंपली बताएंगे, ये देखो इनका ये एक बच्चा देख लेते हैं, ठीक है, ये देखो इसको बिल्कुल छोटा सा स्कल है, साइडों से पिचका हुआ है यानी अंदर की तरफ धंसा हुआ है। इनकी ये आप इस डायग्राम में देख लें कि वो जो फोंटेनलेज वगैरह और सूचेज वगैरह उनकी डिसओरिएंटेशन भी हुई पड़ी है। नेक्स्ट है डिस्ट्रोसिस हो गया, ये जो भी डिजोस्टोसिस है ना, ये इसमें क्या आपको नज़र आ रहा है, कोई भी जो है ना एबनॉर्मल कंडीशन है, डिफेक्टिव बोन फॉर्मेशन, यानी जो बोन की ओसिफिकेशन होती है ना उसके अंदर सारे का सारा आपको मसला नज़र आएगा। बोन ओसिफिकेशन से रिलेटेड जो भी है डिजोस्टोसिस हो गया। डिफेक्ट इन नॉर्मल ओसिफिकेशन ऑफ द फीटल कार्टिलेज हो गया, ये भी कार्टिलेज और बोन की जो भी इसके अंदर आ जाएगा ना डिसऑर्डर है, ये बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ बोन के अंदर होती है। और ये हाँ इसके अगर मेरे पास पिक्चर ये देखो, हाँ नज़र आ गई, देख रहे हो जिनकी बोन्स की जल्दी ओसिफिकेशन हो गई, ये देखो अब देख रहे हो इनकी ये क्लेविकल भी नहीं आ रही नज़र, और कुछ जो है ना वो बोन डिफेक्ट्स आपको सारे के सारे ये नज़र आ रहे हैं। अब ज़्यादा नहीं मैं दिखा सकता क्योंकि ये फिर वो यूट्यूब वाले कहते हैं कि ये जो है ना आप इलीगल चीज़ें दिखा रहे हो, लेकिन ये है क्लिनिकल डिजोस्टोसिस भी आप सिंपल याद कर लें कि डिफेक्टिव बोन ओसिफिकेशन, इतना काफ़ी है, मोर देन इनफ है। अच्छा नेक्स्ट है ये जो है ना प्लेजियोसेफली, ये क्या है, स्कल डिफेक्ट है, या इसका दूसरा नाम अगर आपको कहें तो वो फ्लैट हेड सिंड्रोम भी इसको कहते हैं, ठीक है, फ्लैट हेड सिंड्रोम। अब कुछ लोग इसे कैफली पढ़ते हैं या सेफली है कि प्लेजियोस सेफली में क्या होता है, अर्ली और इरेगुलर क्लोजिंग ऑफ द बॉर्डर ऑफ द स्कल होगा, जो स्कल के बॉर्डर है ना उनकी अर्ली क्लोजिंग हो जानी है। अनइक्वल ग्रोथ ऑफ द हेड होगा, मतलब एक तरफ से आपको सर ज़्यादा बड़ा हुआ नज़र आएगा, दूसरी तरफ से सर जो है ना वो उसकी ग्रोथ कम नज़र आएगी। लुकिंग अनबैलेंस्ड, ओके हो गया। अब उसकी अनबैलेंस की हम कहते हैं प्लेजियो सेफली। अगर मेरे पास डायग्राम हो तो ये मैं दिखा सकूँ, ये देखो ये बच्चे का सर देख रहे हैं आप, ये वाले बच्चे का देख लो, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। लेट मी फोकस इट यार, ओके। इसमें देखो ये बिल्कुल गोल नॉर्मल था, लेकिन यहाँ पे देखो एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से इरेगुलर सा, आपको ये इसका भी ये देख लो और इसका सर भी देख लो, वो इरेगुलर सा आपको सर नज़र आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं प्लेगियोसेफली। नेक्स्ट है एनसेफलोसील, आपने ये फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा, हर्निएशन ऑफ द ब्रेन थ्रो द क्रेनियल सूचर्स हो गया, ठीक है, क्रेनियल के जो सूचर है वहाँ से ब्रेन का जो है ना वो हर्निएट हो जाना। अब ये क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है किसी NTD, आपने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स पढ़े होंगे ना फर्स्ट ईयर में, वही है यहाँ पे रिपीट हो रहा है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट दैट इफेक्ट दी ब्रेन्स, और सारे के सारे उसका आपको ना प्रॉपर गर्दन के ऊपर आपको हर्निएशन एक ब्रेन की नज़र आएगी। अगर मैं आपको डायग्राम दिखा सकूँ ये वाली, ठीक है, हाँ ये वाली डायग्राम देख लो, ठीक है, इसके अंदर देखो हर्निएशन हुई पड़ी है ब्रेन की थ्रो क्रेनियल सूचर्स, सर के जो सूचर है वहाँ से क्रेनियल सूचर से हो, तो ये सारे के सारे इंसेफ्लोसील कहते हैं, छोटा सा बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जनाब, ये हमारे पास आ रहा है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में बेसिकली क्या है, साइड वे कर्व ऑफ द स्पाइन, मतलब अमूमन तो स्पाइन सीधी होती है ना, इसमें जो ना वो ज़्यादा कर्ड हुई पड़ी होती है स्पाइन, एस शेप्ड आपको बैक नज़र आती है, सही है, आप उसको ट्रेस करेंगे उंगली के साथ आपको यूज एस बनता हुआ नज़र आएगा। डिफेक्ट इन द चाइल्डहुड हो गया, ये भी वो जो है ना वो वर्टिब्रीज की जो है ना वो इरेगुलर अरेंजमेंट की वजह से, अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ तो ये देखो प्रॉपर आपको ये एस शेप्ड आपको नज़र आ रही है ना ये वाली, सही है, तो ये इसको हम कहते हैं स्कोलियोसिस, और ये थोरेसिक भी हो सकती है, लंबर साइड पे भी हो सकती है, और किसी भी रीजन पे आ सकती है, ठीक है, तो ये थी स्कोलियोसिस। नेक्स्ट हमारे पास है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इजी से हैं, आपने पढ़े भी हुए हैं पहले भी। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है, एक होता है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, दोनों में आपको फ़र्क करना चाहिए। गैप इन दी वर्टिब्रल कॉलम इन दी लोअर बैक, सही है, लोअर बैक जो है ना वर्टिब्रीज उनके दरमियान अमूमन तो यूँ होती है ना वर्टिब्रीज, और साइडों पे यूँ करके निकली होती हैं, लेकिन अगर उनके दरमियान बड़ा सारा आपको गैप नज़र आ रहा है ना, ठीक है, तो और उसके अंदर से फिर जो है ना वो
उनके अंदर से जो है ना वो हर्निएशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, ठीक है, विदाउट जो है ना हर्निएशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये होती है ओकल्टा। अगर तो उसके अंदर से हर्निएशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं स्पाइना बाइफिडा, सिस्टिका। ये दो सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल बताना है कि गैप है वर्टिब्रल कॉलम में लोअर बैक में, ये याद रखनी है, लोअर बैक के अंदर होगा, ठीक है। अमूमन ये लोग जो है ना वो पुराने ज़माने में ये लाइव एक बच्ची देखी है, ठीक है, उसके ना मैंने पेरेंट्स से वैसे पूछ लिया मैंने कि आपके ख्याल में से क्या हुआ होगा, वो कहते हैं इसकी माँ जो है ना जब प्रेग्नेंट थी तो वो चांद ग्रहण लगा हुआ था, वो बाहर निकली थी। मैंने कहा यार खुदा खौफी करो, ये बर्थ डिफेक्ट है, हमें लोगों ने बनाया हुए हैं। अगर मैं आपको स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा की डायग्राम से दिखा दूँ ना तो ये देखो, सही है, ओए यार, ओके, ये वाली डायग्राम गौर से ज़रा देखो, इसके अंदर देखो ना, यार किधर गई ये वाली, सही है, ये देखो स्पाइनल कार्ड दरमियान में है, ऊपर सारी की सारी वर्टिब्रेज है। अब यहाँ देखो ये एक वर्टिब्रल गैप आ रहा है, ऊपर भी वर्टिब्रे वाइट वाइट, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं वर्टिब्रे, फिर उसके बाद नीचे जा गई। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि गैप इन द स्पाइनल कार्ड जो है ना, लेकिन हर्निया नहीं हुआ स्पाइनल कार्ड का, ये देख रहे हैं, विदाउट हर्निया जो होता है ना वो होता है ओकल्टा। अगर हमने यहाँ पे एक आपको सिस्टी नज़र आ जाए ना तो ये होता है यहाँ पे, सही है, आपको निकला हुआ नज़र आएगा, जिसे हम कहते हैं वो सिस्टी का, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो आपको ये आइडिया होगा कि विदाउट हर्निएशन ऑफ दी स्पाइनल कार्ड। नेक्स्ट है कॉर्डोमा। कॉर्डोमा बेसिकली क्या है, एक किस्म का कैंसरिशियस जो है ना स्ट्रक्चर है, स्लो ग्रोइंग मेलिग्नेंट, ठीक है, जो फैल भी सकता है, एक होता है बेनाइन, एक होता है मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट जो आगे फैल सकता है कैंसर। अराइज फ्रॉम वेस्टिजियल रेमनेंट्स ऑफ द नोटोकार्ड, जो नोटोकार्ड ओपनिंग को तमाम जो वेस्टिजियल रेमनेंट्स होते हैं वो खत्म हो जाए, लेकिन वो वहीं पे रह जाता है, ठीक है। एट द बेस ऑफ द स्कल, जहाँ पे आपकी गर्दन है ना उसकी बेस एक्सटेंड थ्रो दी नेजोफेरेंक्स हो गया, ठीक है, नेजोफेरेंक्स वाली एरिया से इसने एक्सटेंड करना है, बेस ऑफ द स्कल के ऊपर बेसिकली होता है, और ये रेमनेंट्स ऑफ दी स्पाइनल कार्ड है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, मेरे पास यहाँ पे अगर एक डायग्राम शो हो रही है, सही है, तो जस्ट अ मिनट, ये वाली, ये देखो, आपको ये नज़र आ रही है, ये नेजोफेरेंक्स है, ठीक है, मतलब नाक और फेरेंक्स के दरमियान एक पास है। यहाँ देखो ये कॉर्डोमा आपको नज़र आ रहा है, वेस्टिजियल रेमनेंट्स ऑफ स्पाइनल कार्ड, ये रेडिश कलर के अंदर। तो ये सारे का सारा जो है ना हमारे पास वो कॉर्डोमा स्ट्रक्चर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको मेमोराइज हो जाए। नेक्स्ट है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। ये क्या है, बेसिकली कुछ भी नहीं है, पार्शियल डिसलोकेशन ऑफ वन वर्टिब्रा ओवर दी उधर, मतलब एक वर्टिब्रा दूसरे ऊपर है ना तो उसकी थोड़ी सी डिसलोकेशन हो जानी, इसको हम कहते हैं स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो गया। ये एक मेन काज है लोअर बैक पेन की, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना वो जो भी होता है न्यूक्लियस परपोसिस और एनुलस फाइब्रोसिस, उसका थोड़ा सा झगड़ा आ जाता है। आपको मैं डायग्राम दिखा दूँ, ये वाला देखो, ये लोअर बैक के ऊपर ये एक वर्टिब्रा जो है ना दूसरे से स्लिपिंग कर गई है, ठीक है, ये बोन लाई इन दी लोअर बैक स्लिप आउट ऑफ इट्स प्लेस, यहाँ पे स्लिपिंग होगी जिसकी वजह से हमें बैक पेन होगी। इसकी मेन आपने साइन लिखना है बैक पेन, सही है। नेक्स्ट है फनल चेस्ट। फनल चेस्ट क्या है, आपने इसके अंदर पढ़ा होगा थॉरैक्स के अंदर, सही है। एक होता है पिजन चेस्ट, एक होता है फनल चेस्ट। फनल में क्या, डिफॉर्मिटीज ऑफ द चेस्ट मार्क्ड बाय ब्रेस्ट बोन अपीयर टू बी पुश्ड इन, मतलब अमूमन स्टर्नम यूँ होती है लेकिन अगर अंदर की तरफ धंसी हुई आपको नज़र आए ना, इसे हम कहते हैं फनल चेस्ट। अगर वो कबूतर की जो अगर चेस्ट देखे ना तो वो यूँ बाहर एक ना आपको नुक्कर सी नज़र आती है, तो उसको हम कहते हैं पिजन चेस्ट। अगर वो बाहर की तरफ एक्सट्रावेटेड होगा ना तो उसे हम कहेंगे पिजन, अगर अंदर की तरफ होगी उसे हम कहेंगे फनल चेस्ट। अगर मैं डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखें, ये मेरे पास एक डायग्राम पड़ी हुई है, ठीक है, इसके अंदर देखो इस बंदे की जो है ना वो जो भी है ना चेस्ट, सही है, वो अंदर की तरफ आपको धंसी हुई नज़र आ रही है। ये देखो, ये साइड से देखो, अंदर की तरफ उसकी धंसी हुई आपको नज़र आ रही है ना। अगर मैं यहाँ पे करवाऊँ पिजन चेस्ट, पिजन चेस्ट, तो आपको बाहर की तरफ जो है ना, ये देखो जिस तरह तीर होता है ना, सिंपल उसी तरह बाहर की तरफ आपको ये वी शेप्ड आपको चेस्ट नज़र आएगी, इसे हम कहते हैं पिजन चेस्ट, सही है। अब फनल और पिजन के अंदर आपको फ़र्क पता चल गया, ये अंदर की तरफ होगा तो फनल, अगर बाहर की तरफ होगा तो वो पिजन चेस्ट होगी। होप सो आपको चाहिए। ये भी बोन की डिफॉर्मिटीज़ की एक बेसिकली मस्कुलोस्केलेटन के अंदर ही आ रही है, बिल्कुल आसान से हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लीडियोक्रेनियल डिस्टोसिस। ये भी आपने थोरैक्स के अंदर पढ़ा होगा। इसके अंदर क्या होता है, जो बेसिकली बोन है ना, बर्थ डिफेक्ट है जिसके अंदर बोन्स और या टीथ मिसिंग होता है या बोन मिसिंग होता है, तो पुअरली डिवेल्ड होते हैं या फिर होते ही एब्सेंट है। जिस तरह कि आपने पढ़ा था कि
आप अगर BD84 का ना अपर लिम्ब का चैप्टर खोलें तो उसके अंदर होता है वो क्लेविकल ही एब्सेंट होती है दोनों में। तो दोनों के जो है ना वो जो शोल्डर है ना वो आपस में आपको मिले हुए नज़र आएंगे। अगर मैं डायग्राम दिखाऊँ ना, ये देखो, सही है, इस डायग्राम में देखो, इसकी जो है ना वो क्लेविकल ही एब्सेंट है, तो दोनों शोल्डर आपस की तरह दोनों एक दूसरे के सामने आए हुए हैं। इसे हम कहते हैं क्लेडियोक्रेनियल डिस्टोसिस। तो ये छोटी छोटी बातें इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी इसको कर लें। एक्सेसरी जो है ना वो लंबर रिब कुछ लोगों में आ जाती है, ठीक है। इसके अंदर वजह से जो सिम्टम आता है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, जिसकी वजह से हमारे पास मतलब कि हमारे पास जो है ना एक तो क्लेविकल होती है, क्लेविकल के नीचे होता है फर्स्ट रिब, इसके दरमियान में एक एक्सेसरी रिब भी आ जाती है अक्सर औकात है कुछ लोगों में। तो वो क्या करती है, जो भी ब्लड वेसल और नर्व वेसल और जो ब्रेकियल प्लेक्सिस मोस्टली जो बनना होता है ना, उसके ऊपर एक कंप्रेशन डाल देती है। अब उसकी वजह से हमें पेन होती है जिस जिस एरिया को उसमें सप्लाई किया। मतलब आप कह रहे हैं कॉलर बोन, ठीक है, यानी क्लेविकल और फर्स्ट रिब के दरमियान एक एक्स्ट्रा रिब होती है, उसकी वजह से हमें हमारे पास आता है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। अगर लंबर रीजन में तो एक्सेसरी लंबर रिब होगा, सिंपल यही है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपने अगर मैं दिखा सकूं तो ये डायग्राम के ज़रिए, ये देखो, सही है, ये आपका क्लेविकल हो गया, ये स्टर्नम हो गया, यहाँ पे क्लेविकल, इनके दरमियान में से जो है ना वो आर्टरीज वेन और नर्व वगैरह गुजर रही थी, ऐसे ही था, सही है। अब अगर इनके दरमियान कोई लफड़ा हो गया है, एक एक्सेसरी रिब आ गई है, तो वो क्या करेगी, कंप्रेस करेगी। इसी तरह अगर लंबर रीजन में आके तो वो लंबर जो जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनको कंप्रेस करेगी और सिम्टम आएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है हेमी वर्टिब्रा। नाम में ही काम है, हेमी मतलब हाफ, वर्टिब्रा मतलब वर्टिब्री, मतलब एक हाफ जो है ना वर्टिब्री का वो बना ही नहीं है, और ये भी एक डिफेक्ट्स के अंदर आ जाता है। अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखा सकूं तो ये देखो, सही है, ये इस डायग्राम में देखो, आधा जो है ना वो हाफ राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला वो बन चुका है, राइट साइड वाला बना ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो भी ऊपर वाला लोड है वो डायरेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्पाइनल कार्ड की जो है कंप्रेशन शुरू हो जाएगी। तो ये सारे का सारा था। अब नेक्स्ट है जो है ना वो है पिजन चेस्ट, मैंने ऑलरेडी बता दिया, वी शेप्ड जो है ना वो चेस्ट आपको नज़र आएगी, पिजन चेस्ट, ठीक है। इसको हम दूसरे नाम में पैक्टस कार्निएटम भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एनसेफली। और एनसेफली बेसिकली है क्या, इसके अंदर जो है ना एब्सेंस ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ ब्रेन, सही है। अब एक मेजर पोर्शन ऑफ ब्रेन, अब एक बड़ा ब्रेन का पोर्शन हमारे पास मिसिंग होता है, तो वो क्या होता है, आधा सार तो बना होता है, आधा सार उसके पास होता ही नहीं बेचारे के पास। अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखा दूँ यहाँ पे, ये देखो, ये बड़ी खूबसूरत डायग्राम, इसके अंदर ये सारे एनसेफली का जो है ना वो केस, आपको डायग्राम को मेमोराइज़ कर लें, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, सही है। तो ये सारे का सारा है। नेक्स्ट है इनकेफ्लोसील में बेसिकली हम पहले भी एडिटिंग में डिस्कस कर लिया, जो दोबारा आ गया। अच्छा, बेसिकली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, जिसके अंदर सैकलाइक प्रोट्रूजन ऑफ द ब्रेन होती है, बस ये आपने बता देना। इसके अंदर क्या होता है, ब्रेन्स दैट कवर दी ओपनिंग ऑफ दिस स्कल, वो भी इसी के अंदर जो है ना वो हर्निएट हो जाती है। मतलब आप कह रहे हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, सैक लाइक जो होता है ना वो प्रोट्रूजन ऑफ द ब्रेन आप कह लें, ठीक है, प्रोट्रूजन ऑफ ब्रेन। तो ये सिंपल साइज का था। नेक्स्ट है लुवेस्टर क्ला हैंड और फीट, या तो इस तरह लिख के आ जा सकता है, या फिर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा एक्ट्रोडैक्टिली, सही है, एक ये लफ्ज़ सुना होगा। इसके अंदर बेसिकली क्या है, जो हैंड है ना वो स्प्लिट कर जाते हैं, जिस तरह होते हैं ना वो लुबेस्टर क्ला केकड़े सा होता है, उस तरह आपके जो हैंड है ना वो होता है। स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ है जिसके अंदर जो हैंड और वो फीट जो है ना वो दोनों, मतलब ये मेरा हाथ है ना, तो यहाँ से अंदर तक जो है ना ये इसका गैप आपको नज़र आएगा उस पेशेंट के अंदर, उसको हम कहते हैं लुबेस्टर क्ला हैंड। अगर मेरे पास पिक्चर पड़ी हो तो लेट मी चेक इट। ओके, ये देखो, आपको हैंड देखो किस तरह आ रहे हैं, ये देखो हाथ देख रहे हो कितना बड़ा इसके अंदर गैप है, जिस तरह लुबेस्टर क्ला का हैंड होता है ना, तो ये देखो, ये देख लो डायग्राम, ये वाले देख लो, इसके अलावा ये फीट देख लो, इसके पाँव देखो, ये तो ये सारे के सारे जो है ना डिफॉर्मिटीज़ हमें कहते हैं लुबेस्टर क्ला हैंड डिफॉर्मिटीज़। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, सॉरी फॉर दैट, मैं हरगिज़ वीडियो लंबी नहीं चाहता था, लेकिन आप पानी के तो मैं क्या करूँ, सही है। और मैं भी किसी एक की हेल्प हो जाए इस क्लिनिकल के ज़रिए। अभी मैंने मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम डिस्कस किया, नेक्स्ट मैंने मस्कुलर सिस्टम जो है ना उससे मसल से रिलेटेड जितने भी जो है ना वो मैंने डिस्कस करने हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे बॉडी कैविटीज़ को, उसके बाद जो है डाइजेस्टिव सिस्टम और बाकी जितने भी रिमेनिंग है। अगर यहाँ तक मुझसे कोई गलती हुई या कुछ किसी को कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन ओपन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।